अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ हैं मैं जिन पर बात करना चाहूँगा। एक तो जो बात हम मुसलसल इस हफ़्ते में करते आ रहे हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा है उस पर मुख्तलिफ़ बयानात हैं और उसकी बाज़गश्त हमें इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और बिलखुसूस इस खित्ते में और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस सारे मामले को लेकर ख़ासी तशवीश है और उनका मीडिया मुसलसल इस पर बात कर रहा है। दूसरी जानिब हमारे वज़रा के बयानात हैं जिनमें ये कहना कि अभी कुछ कबल अज़ वक्त है लेकिन और ममालिक भी इस तरह के दिफाई मुआहिदे पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, उस पर बातचीत जारी है। और फिर एक सवाल जो उठ रहा है वो ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो दिफाई मुआहिदा है ये किस नोयत का है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं। यकीनन इसका कोई डॉक्यूमेंट अब तक हम तक नहीं पहुंचा है और चीज़ें बहुत वाज़ेह नहीं हैं कि सब ने किस सिमत में जाना है, लेकिन एक दिफाई मुआहिदा है जिसकी चीज़ें आने वाले वक्त में शायद कुछ मज़ीद हमें वाज़ेह होंगी। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में इस मामले पर हम बात करें और इसके साथ साथ प्रोग्राम के सेकेंड हाफ़ में मैं चाहूँगा कि हम कुछ बात इस वक्त जो एक सियासी मंजरनामा मुल्क का है उस पर करें और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश करती हैं एक मखसूस सियासी जमात को लेकर और उसमें कभी किसी चीज़ से इनकार, कभी किसी चीज़ पर आमादगी, मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स और मुख्तलिफ़ मिशंस की जो बातें हैं और अब एहतजाज की जो कॉल्स थी वो महदूद होते होते अब कोई एक नई स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने की कोशिश है, पर इन हालात में वो कितनी एप्लीकेबल रहेगी और कितनी फ्रूटफुल रहेगी इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, मैं चाहूँगा इस पर भी हम कुछ बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब आपके वक्त का। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और सुहेल इकबाल भट्टी साहब अगेन सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट इज़ विद अस। थैंक यू वेरी मच तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए गो कि हमें ये वाज़ेह नहीं है इतने दिन बीतने के बाद और शायद वक्त लगे बाकी चीज़ें सामने आने में, लेकिन एक ही बात है इस वक्त, एक ही गुफ्तगू है और वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान का दिफाई मुआहिदा है। बड़ा गेम चेंजर है और किस तरह से आप देखते हैं हर गुज़रता दिन पाकिस्तान के लिए एक बेहतर दिन साबित हो रहा है मई के बाद से। तो ये सब कुछ क्या तब्दील हो गया है? फ़्लाइट पाकिस्तान की बड़ी डिफरेंट है, चीज़ें मज़ीद पॉजिटिव और बेहतर होती जाएंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कुछ जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर थे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों बाहर हों, वो कुछ और ख्वाब सजाए बैठे थे, उनकी कुछ और प्लानिंग थी, बट इट इज़ गोइंग द अदर वे राउंड। पाकिस्तान ग्रो करता हुआ, आउटशाइन करता हुआ हमें नज़र आ रहा है हर सतह पर। बहुत शुक्रिया अरसलान। बेसिकली तो अल्लाह ताला की कोई ख़ास मेहरबानी इस मुल्क पे हुई और पाकिस्तान जिस तरीके से लोगों ने पूरे वर्ल्ड में, और कुछ लोग हमारे इनसाइड पाकिस्तान भी थे जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी मेहरबानी की। जो भी जैसे आपने कहा हर आने वाला दिन इस एक बेहतरीन आ रहा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो मुआहिदा है उसमें डिटेल तो खैर टेक्निकल होगी, लेकिन एक बात वाज़ह करती है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे तसव्वुर होगा, इससे बढ़ के कोई बात और हो नहीं सकती। जो नॉन अरब कंट्रीज हैं हमारा, उनके साथ ऑलरेडी जो इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें आपने देखा टर्की ने और अजरबैजान ने बहुत ही खुलकर और जिस तरीके से हमने सपोर्ट किया। चाइना नेचुरली हमारा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसका तो मतलब कोई उसमें लचक नहीं है या उनकी सपोर्ट में कोई थोड़ी सी भी लचक नहीं है, वो तो ऑल आउट हमारे साथ खड़े रहे। तो अभी जैसे आपने कहा कि जी बाकी कंट्रीज नेचुरली अरब कंट्रीज में सऊदी अरब डोमिनेट करता है, बाकी जितनी फिर उनके यहाँ से एक और बयान भी आया कि गल्फ स्टेट्स हैं 6 और 7वां पाकिस्तान, इट मींस दे आर कंसीडरिंग अस एज ए पाकिस्तान देयर 7th पार्टनर। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जिस मकसद के लिए बनाया और जो जैसे ये अमर्ज किया, हमने मार भी बड़ी खाई, हमारे हालात भी बड़े ख़राब रहे, हमारी इकॉनमी ज़ीरो पे ले आए और नेचुरली जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुल्क हैं वो सबको पता है कौन है। वो न्यूक्लियर जो हमने न्यूक्लियर पावर हासिल की, ये सारी चीज़ें उसके बाद हम पे नाजिल की गई, सैंक्शंस लगी, हमें हमारी इकॉनमी को IMF और इस तरीके से करके
बहुत बुरा हाल किया, लेकिन आज अल्लाह ने उसी न्यूक्लियर पावर की वजह से आपको एक नुमाया पोजीशन दी पूरी दुनिया के लिए। और अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में अगर हमारा पैक्ट और दूसरी रियासतों से सऊदी अरब भी उसमें करेगा, तो पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है, डिप्लोमेसी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, प्राइम मिनिस्टर इधर उधर, फील्ड मार्शल साहब भी जा रहे हैं जी। तो वो जो हमारे दुश्मन थे वो बहुत परेशान है। जैसे आपने कहा कि इंडिया की तो डिप्लोमेसी बेचारों की बिल्कुल ही ख़त्म होगी। हालांकि वो ये समझ रहे थे कि इस खित्ते में वो चाइना का भी मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान को तो वो कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। वो समझ थे जो हम करेंगे, और बहुत से अरब कंट्रीज भी ये समझ रहे थे कि इंडिया शायद हमें मारेगा भी और हमारे कान भी पकड़वाएगा, और वो भी थोड़े से बॉर्डर लाइन पे थे कि देखते हैं, ना करें, रिस्पॉन्ड ना दें, आगे से कुछ ना कहें। लेकिन ये लीडरशिप क्वालिटी ऐसी अल्लाह ताला ने इस वक्त दी है, उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा हौसला दिया कि पूरे मुल्क और आवाम की जो तर्जमानी थी। देखें, हम लोग कुछ भी हो, इंडिया अगर एग्रेशन दिखाएगा तो हम सारे एक साथ खड़े हैं, और हम चाहेंगे कि हम इंडिया के आगे सर ना झुकाएं और मुकाबला करें। There's no doubt about it जी, और इसी तरह ही हुआ है। और आई थिंक जब हमने नहीं झुकाया और दुनिया को दिखाया है कि हम डट के मुकाबला कर सकते हैं, तो उसी के बाद ये तमाम तर चीज़ें हैं जो तब्दील हमें होती हुई नज़र आई हैं। डॉक्टर साहब की जाने में बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब, अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि अब सऊदी अरब और पाकिस्तान को, मुस्लिम उम्मा को लीड करना चाहिए। एक और बात कतर के बाद जो हम देखते आए, सुनते आए, वो ये थी कि मतलब इन ममालिक के पास वसाइल हैं, जंगी जहाज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन शायद विल पावर नहीं है। ख़ास तौर पे मैं कतर की बात कर रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्ड करते या वो करें। अब क्या मतलब इस वाक़े के बाद फिर ये जो मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी अरब का है, ये तमाम ममालिक अब कुछ सोच रहे हैं कि कुछ अब डिफरेंट इन्हें करने की ज़रूरत है और ये मुकम्मल तौर पर बैंक नहीं कर सकते। और एक और ख़बर जो सुनने में आ रही है वो ये कि नेटवर्क्स कतर से पकड़े गए, फिर सऊदी अरब में भी कुछ ऐसे नेटवर्क्स की इतलात हैं जहाँ पर काम किया जा रहा था इसराइल के लिए जासूसी करने का, और वो भारतीय कर रहे थे। इसने सबको तब्दील किया है, ऐसी भी कुछ खबरें हैं। आप कैसे देख रहे हैं सबको? देखिए, यानी ये जो हमारी मई वाली जंग है, ये हो या इससे पहले कतर में जो नेटवर्क पकड़ा गया था जासूसी का, जो इसराइल के लिए कर रहे थे इंडियंस, इन सारी चीज़ों ने मिल मिलाकर एक यानी आगाही पैदा की है और आंखें खोली हैं हमारे दोस्तों की भी, हमारे, मैं रिश्तेदारों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिश्तेदारों की भी, और उनकी समझ में आया है कि दरअसल वो सायों के पीछे भाग रहे थे। जिन लोगों को मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई, जिन लोगों के साथ रिश्तों का और गर्मजोशी का इजहार किया गया, पता चला कि वो तो सब किसी और एजेंडे पर थे। लिहाजा वो चीज़ें खुल के सामने आ गई, और फिर मई की जंग के बाद जब पाकिस्तान ने अपने मसल्स दिखाए तो उसके बाद तो बिल्कुल ही सूरत हाल पलट गई। अब सवाल ये है कि क्या ये जो अलाइंस हुआ है हमारा और सऊदी अरब का, या मुस्तकबिल में जो अलाइंसेस हो सकते हैं, क्या ये मैदान जंग गर्म करने के लिए है? तो एक यानी मैं कोई पढ़ रहा था स्टेटमेंट सऊदीज की तरफ से, उसमें उसका उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है। अगर इसका मतलब ये नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? मेरा ख्याल ये है कि जब इस तरह की अलाइंसेस होते हैं, या आप अपने मसल्स मजबूत करते हैं, या आप अपनी डिफेंस के लिए कुछ सिस्टम बनाते हैं जैसे हमारा सिस्टम है, तो उसका मतलब मुखातिब को या अपने मुखालिफिन को ये बताना होता है कि आपने इस तरफ का रुख नहीं करना, आपके लिए इधर कोई वेलकम करने वाला नहीं है। ठीक। तो जैसे आप ये समझते हैं कि मई की जंग क्यों टली, या इंडिया हमें तरनवाला समझते हुए क्यों उसको पता चला कि ये तो ऐसा लोहे के चने हैं जिन्हें ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है, उसकी सबब क्या था? उसका सबब हमारे मसल्स थे। तो ये जो अलाइंस है, इसको भी मैं मसल्स से ताबीर करता हूँ। दरअसल जंग नहीं होती, जंग के लिए तैयारी और
मैसेजेस होते हैं, एक तासुर देना होता है, उस तासुर की तरफ हमारा खित्ता भी जा रहा है, मशरक़ वस्ता भी जा रहा है, और इस चीज़ ने खुद इस खित्ते में मशरक़ वस्ता में पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा कर दिया है। और अब ये इंडिया में अब आइंदा उस तरह की कोई गलतफहमी पैदा होने का कोई इम्कान नहीं है उस जंग के बाद। और इस अलायंस के बाद तो सूरत हाल ही बिल्कुल बदल गई। पाकिस्तान एक रीजनल पावर के तौर पे उभर के सामने आया है, जो न सिर्फ अपना हमारे यानी जनूब मशरकी एशिया में उसने एक गैर मामूली मकाम हासिल कर लिया है, बल्कि उसकी तौसीह मशरक़ वस्ता तक भी हो गई है। राइट। सोहेल इकबाल भट्टी साहब, किस तरह से देख रहे हैं? एक बातचीत है जो मुसलसल इसी के अराउंड है, लेकिन बहुत सारे सवालात भी हैं इस सब पर, इसकी तफसीलात पर। आने वाले दिन कुछ बता पाएंगे हमें? कुछ पता चल पाएगा कि क्या हैं तफसीलात इसकी, या ये कॉन्फिडेंशियल ही रहे और रहना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान, और ये आला सतह पे ही लोग जानेंगे कि ये मुआहिदा है क्या और कब ये एक्टिवेट होगा, किस तरीके से इसने फॉल होना है, कब इसकी ज़रूरत पड़नी है? जी बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, जो इस मुआहदे की स्ट्रेटजिक और डिफेंस नेचर की जो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो तो डेफिनेटली सीक्रेट रहनी चाहिए, और डेफिनेटली वो सुपर सीक्रेट ही रहेंगी। उनका मगर यहाँ पर आना आवाम के लिए ना तो सूदमंद है, और ना ही वो दिफाई नुक्ता लिहाज से कहीं सामने आनी चाहिए। और इस तरह के मुआहदों को डेफिनेटली बहुत सीक्रेटली रखा भी जाता है। लेकिन जो आपके लिए, मेरे लिए, एक आम शहरी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए जो उसको मालूमात चाहिए, वो सब सवालात कर भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, वो यही है कि ये इस मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फ़वाइद मिलेंगे। अब बहुत से आपने देखा होगा लोगों के मुख्तलिफ तासरात सामने आए, तो मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दिफाई तल्लुकात तो कई दहाइयों पर मुहित है, उसमें तो कोई वो दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो डिफेंस जो एग्रीमेंट था, डिफेंस पैक्ट था पास में सऊदी अरब के साथ जो रहा है, वो अब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में तब्दील हो गया है। और वो जो आवाम के और आपके सब मेरे ज़हन में सवालात आ रहे हैं, तो इसके तहत होगा क्या, तो मैं उसमें 4 अहम इसके सेलेंट फीचर्स हैं जो कि मेरे लिए, एक आम शहरी के लिए मेरे ख्याल में वो मैटर करते हैं। तो पहला तो वही है जो आपने दिफाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है एक दूसरे मुल्क को, जो कि इस यूनिक नेचर का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि नेटो ममालिक का जो मुआहिदा है, जो आर्टिकल उनका जो 5 है, उसके बाद ये पहला मुस्लिम मुल्क के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है रिटन फॉर्म में कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। उसके बाद आते हैं हमारे आम आदमी के लिए, मुल्क की मौशियत के लिए, तो उसका दूसरा पहलू ही मुआशी ताउन है। स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट का सबसे मजबूत और अहम तरीन पहलू मुआशी ताउन है, और वो आपको आने वाले दिनों में बड़े वसी पैमाने के ऊपर आपको ये ताउन वुसअत इख्तियार करता हुआ आपको नजर आएगा, जिसके अंदर डेफिनेटली सरमायाकारी भी है, जिसके अंदर रोजगार के मौके हैं, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ शोबों के अंदर आपकी कंपनियों की मुख्तलिफ मसनूआत हैं, उनके लिए डिफेंस की आपकी प्रोडक्शन है, आपकी डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सी चीजें जिनके लिए आपके लिए एक नई, एक बहुत बड़ी मार्केट ओपन होगी। उसके साथ फिर तीसरा है कि आपका इलाकाई और जोग्राफियाई सलामती। तो पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पिछले 76 सालों के अंदर हमने कितना, हमारे दुश्मन ने बराह रास्त हमलों से भी और उसके साथ अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, फितरन फारिज के जरिए से पाकिस्तान को कमजोर करने, पाकिस्तान को आगे तेजी से आगे बढ़ते और रोकने के लिए उसने कितने इकदाम किए। तो इस ताउन के बाद वो भारत की नापाक अज़ाइम तो खाक में मिल गए, जब उसको लाख दफा सोचेगा कि मैंने कैसे बराह रास्त हमला करना है, और जिसकी प्रोक्सीज के जरिए से जो उसने पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश पर काम जारी रखा हुआ था, उसके खिलाफ ही अब अच्छा खासा एक मजबूत बांध जाएगा इसके जरिए से। उसके साथ अगर भट्टी साहब यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक। जी भट्टी साहब, ये तो एक मामला जिसको आपने एड्रेस किया, बहुत सारी चीज़ें, और यकीनन ये मामलात आगे बढ़कर हमें मज़ीद वाज़े इन सब चीज़ों पर पता चलेगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब ज़रा जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी आपकी राय लूँगा। फरमाइएगा किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त एक जमात जो कि यकीनन मुख्तलिफ मौक़िफ़ उसके और चीज़ें और मुख्तलिफ एक्शंस, कभी कमेटियों उसकी मेंबरशिप से दस्तबरदार होना, कभी क्या करना, कभी जो इलेक्शंस होने हैं उनका बाइकआउट, ये सारी चीज़ें, फिर मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की कॉल्स दी जा रही है। अब कुछ बचा है उसमें, या बिल्कुल आप समझते हैं कि दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग, इनके अपने लोग कह रहे हैं
کہ شاید اب سوچنا چاہیے، عمران خان صاحب خود ہی رہائی نہیں چاہتے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک ٹرین تھی وہ مس کر دی ہے بانی پی ٹی آئی نے؟ اٹس ٹو لیٹ فار ہیم اینڈ فار ہز پولیٹیکل پارٹی ناؤ. جی بالکل آپ نے درست کہا. بانی پی ٹی آئی کو کئی مواقع ملے جہاں سے وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے ایک بہترین فیصلہ کر سکتے تھے. ملک کو مزید کرائسس میں دھکیلنے کی بجائے، اپنی پارٹی کو زیرو پہ لے جانے کی بجائے، اپنے آپ کو دوبارہ پولیٹیکل مین سٹریم میں لانے میں وہ ایک اہم رول پلے کر سکتے تھے. لیکن وہ ایک آخری موقع 26 نومبر تک تھا، وہ بھی مس کر چکے. اور اس کے بعد ابھی بھی وہ کوئی موقع خالی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے وہ ان کی پارٹی اور ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ مزید اس دلدل میں دھنستے جائے، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے. اور آنے والے دنوں میں ان کی فرسٹریشن آپ کو مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دے گی. دیکھیں یہ ایک انفارچونیٹ ایک معاملہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے لیے عالمی سطح کے اوپر یا ملکی سطح کے اوپر کچھ حالات بہتر ہونا لگتے ہیں تو ہمارے ہاں سیاسی کرائسس کو مزید ٹینس کر دیا جاتا ہے. پہلے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دیے گئے اور اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم پارلیمنٹ سے بھی استعفے دے دیں گے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے گزشتہ روز یہی کہا کہ جس طریقے کے سینیریو بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ سے اور کچھ ججز آنے والے دنوں میں اجتماعی اپنی مفاد کی خاطر مستعفی ہو سکتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ملک کو ایک بحران کی طرف دھکیلنا. اچھا اب آپ نے بٹی صاحب عرفان صدیقی صاحب کے سٹیٹمنٹ کی بات کر دی ہے، پی ٹی آئی والے تو سمجھ میں آ گئے انہوں نے جو بات کہی، یہ ججز کا ذکر کیوں کرے؟ دیکھیے ججز کا ذکر وہاں پہ جو گورنمنٹ سرکل کے اندر عرفان صدیقی صاحب اس اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ فیل کرتے ہیں کہ کچھ ماضی کے اندر جو ایک سارا ایک پولیٹیکل ایک سیاسی ایک تجربہ ہوا اور اس تجربے کے دوران کچھ جو اپائنٹمنٹس ہوئی اور کچھ ججز کی جو ایکسٹرا آرڈنری جو ان کی ایک سمپتھی ہے، ایک سافٹ کارنر ہے، وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے. اور جب اس کو ان کو وہ راستہ وہ موقع نہیں مل پا رہا کہ اس کے مطابق اس کے لیے کوئی وہ ریلیف کا کام کر سکے تو وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اور جب ان کو راستہ نہیں مل پا رہا تو ممکنہ طور کے اوپر ان کو یہ مناسب لگے کہ شاید وہ سسٹم سے کٹ کر جائیں. پریشر بلڈ کرنا ہے سسٹم کے اوپر، حکومت کے اوپر، ریاست کے اوپر. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف وہ بھی تیاری کیے بیٹھی ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے ایک مرتبہ پھر استعفیٰ دیں. اگرچہ کہ ماضی کے اندر جو میں نے قومی صوبائی اسمبلی سے استعفے دیے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اگرچہ کہ سیاسی طور کے پر ان کو بے پناہ نقصان ضرور ہوا، لیکن ایک مرتبہ پھر وہ اسی روش پر چلتے ہوئے، اسی راہ کے اوپر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس مرتبہ حکومت کے لیے کوئی کنسرن نہیں ہے. بالکل صحیح بھٹی صاحب، پوائنٹ آ گیا آپ کا، پوائنٹ ٹیکن. میں بیگ صاحب کی جانب بڑھوں گا. بیگ صاحب آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے چیزوں کو بھانپا تھا، جانا تھا، اور ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو آپ نے اپنے راستے جدا کر لیے تھے. اب یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، کوئکلی کمنگ ٹو دس، اس دوران جو کچھ ہوا وی آر آل اویئر آف اٹ، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایک سیاسی بصیرت کی کمی، بہت سارے مواقع آئے، آپ نے سب موقع چھوڑتے گئے، اپنے ورکرز، اپنے لوگوں، اپنے ڈائی ہارٹ سپورٹرز، سب کو آپ نے مشکل میں ڈالا، خود آپ مشکل میں ہیں اور ایک بند گلی میں آپ داخل ہو گئے ہیں. نہ آپ ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، نہ آپ اپنے لیے کوئی ریلیف چاہتے ہیں. اب تاثر یہ ہے، تو آپ کس سمت میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں چیزوں کو؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کے اپنے مفاد کی سیاست ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو کہ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان آزادی ان کی دلائے ہوئے بغیر بڑی ترقی کر رہا ہے. تو یہ ہے کیا جنگ اور یہ کس سمت میں جا رہی ہے؟ اب کیا کہیں گے آپ؟ ارسلان صاحب، بیسیکلی تو اس بندے نے نہ تو اپنی پولیٹیکل پارٹی جو تھی اس کو پولیٹیکل پارٹی بننے دیا اور نہ ہی اس نے سیاست کی. یہ انٹریکس ضرور کی ہیں اور ٹھیک ہے پاکستان میں لوگ انٹریکس کر کے پاور میں آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ پاور میں آیا تو کافی ساری حقیقت اس کی کھل کے سامنے آ گئی اور سب کے سامنے ہے جو اس نے وعدے کیے، جو بات کی. پھر جس طریقے سے اس ملک کے خلاف وہ چلا، ہمیں چائنا سے بھی دور کر دیا، سعودی عرب سے دور کر دیا، ہمیں آئسولیشن میں لے گیا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. تو یہ ساری چیزیں تو واضح ہیں. اب رہ گئی بات، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اوپر سے آئی ہوئی کوئی ایسی مخلوق ہوں. آپ دیکھیے کہ نہ اس کا کوئی سورس آف انکم ہے، کبھی نہیں رہا، وہ لوگوں سے ادھر ادھر سے کھاتا پیتا ہے، اور وہ اس کے باوجود وہ اتنی لگژریس لائف بھی گزارے اور وہ بات بھی کرے انقلاب کی اور وہ کرے بات پاکستان کی آزادی کی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے نیشن کو، وہ نیشن بلڈنگ کرتا ہے، نہ کہ سر پہ بالٹیاں رکھ کے. خوف موت کا اتنا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جس طریقے سے شیلڈوں میں سر پہ بالٹی رکھ کے یہ لوگ ہیں انقلاب لائیں گے. آئی ڈونٹ نو دنیا کیسے اس کی بات پہ بلیو کرتی ہے. جو
आधे अच्छा घंटे बेग एक साहब, घंटे लेकिन अब में कौन सी अपनी बात लग्जरी से है? फिर अब तो वो जाता जेल है। में हैं, कैद है, बहरहाल जितनी भी लग्जूरियस हो, अब क्या है? अब इसके लिए कुछ नहीं है जी। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान इनके बगैर, विदाउट इनके, ये कल रिजाइन देना चाहें दे दें, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसने जैसे वो भट्टी साहब भी कह रहे थे कि सारे मौके गवा दिए। ये चाहता था कि मैं भीख भी मांगूं और लोग मेरे सामने झुक भी जाएं। ऐसा नहीं होगा। अदारे जो हैं, देखिए, जो 9 मई है वो जीएचक्यू भूल नहीं सकता। ये कल रिजीम भी चेंज हो, कोई और आ जाए, ये कभी वो भूलेंगे नहीं। 9 मई जीएचक्यू और जितनी इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ, इनके वकला ने खुद उस वक्त, जो पीटीआई में जरा नहीं थे, तो वो कह रहे थे इसकी तो सजाए मौत होती है। देखें, आप ये काम नहीं कर सकते। आप सियासत करना चाहते हैं जरूर करें, और सियासत में ही आपने आगे निकलना है। और सियासत में आप इनकलाब नहीं लाते, सियासत में आप स्टैब्लिशमेंट को और अदारों को तबाह करने के ऊपर नहीं तुल जाते। आप समझते हैं मैं उनको जेर कर लूंगा। ये पैसे, ये फाइनेंसिंग, सबको पता है, अब तो खुल के सामने है कि ये पैसे फाइनेंसिंग इंटरनेशनली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और कौन से मुल्क इसको कर रहे थे। तो मैं ये मैंने तो देखे अरसलान बेटा, किसकी सियासत खत्म है। और फिर इसने, देखिए, हमसे तो जितना हो सका हमने किया, इसको पावर से निकालना था, लेकिन ये लड़ पड़ा 9 मई उनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो किसी भी मुल्क में, दुनिया का कोई, बिल्कुल बनाना रिपब्लिक भी, वहां भी ये चीज टॉलरेट नहीं की जा सकती। और ये न्यूक्लियर पावर है, इसकी बहुत बड़ी आर्मी है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनमें अगर कोई नुक्स है, मैं भी मानता हूं होगा नुक्स एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन उसका ये तरीका नहीं कि आप खिलाफ जो है उन पे चढ़ दौड़े और पूरी आवाम को उनके खिलाफ कर दें। अगर फर्ज करें ये आर्मी ना होती तो हम इंडिया को डिफेंड कर पाते। मुझे बेग साहब ये नहीं समझ आई कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के ये क्या साबित क्या करना चाह रहे थे, क्या चीज़, ये क्या कोई आज तक समझ पाया है? ये समझ रहे थे मैं उनको डाउन करूंगा, जीरो करूंगा, उनको घुटनों पे लाऊंगा, इनकलाब लेके आऊंगा और सदा रहूंगा। सदा तो अल्लाह की जात है जी। और ये तो यहाँ पे बड़े बड़े, मैंने पहले भी जो हुक्मरान है, कोई कहता था मैं 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, तो एक निज़ाम ऊपर वाले का भी है। और ये तो इसके जहन में तो ये जो सवार था कि मैं पब्लिक को निकाल के और इनको बिल्कुल खाना जंगी पे इस मुल्क को ले आऊंगा, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी थी। इसके अज़ाइम नाकाम हुए और ये डिजर्व करता है जहां पे बैठा हुआ है, और मैं समझता हूँ ये वहीं पे रहेगा। आपका मानना है कि ये मामलात इसी तरह रहेंगे? अब एक मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, अजीब अजीब कॉल्स हैं, पता नहीं कौन से ये नावल्स पढ़ के और फिर कौन से आइडियाज़ सोचे जाते हैं और ये कॉल्स डिज़ाइन की जाती हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब इस पर बेहतर रोशनी डालेंगे। जब एक ब्रेक से हम वापस आएंगे तो मैं चाहूँगा कि वो इस मामले को रिस्पॉन्ड करें कि ये किस तरीके से वो इस सब को देख रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, मैं बहुत तो नहीं चाहूँगा कि मैं नाम लेके और उसकी तफसील में जाऊँ। मेरे ख्याल से आप जानते ही हैं मेरा इशारा किस तरफ है बेहतर तरीके से। ये क्या हैं अब जो स्ट्रैटेजीज सामने आ रही हैं, क्या सोच के इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं? क्या मतलब एक्चुअल प्लान्स जब फेल हो गए हैं तो ये खसियानी बिल्ली अब खंबा नोचने की कोशिश कर रही है और देयर इज़ मोर टू इट? शुक्रिया अरसलान। अगर बेग साहब मौजूद हैं तो मैं मुख्तसर बात करूंगा। जी जी, मौजूद है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि बेग साहब चूँकि हालात को जानते हैं और हम सबसे ज़्यादा उनकी मालूमात हैं, तो मैं जो आपसे चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ उसकी वो तस्दीक या तरदीद कर दें, तो ये मेरे ख्याल में एक चीज़ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो उस वक्त बताया गया कि मईशत बहुत बुरे हाल में है, और वाकई बुरे हाल में थी। और उसके बाद पीटीआई के एक मुआशी मुशीर ने ये अनाउंस किया, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक थे वो, उन्होंने ये कहा कि अब, यानी वो जब आईएमएफ के पास जाने में बहुत ताख़ीर कर दी गई, तो उन्होंने कहा कि अब अगर आईएमएफ के पास चले भी जाएं तो मईशत संभल नहीं सकती। और उसके बाद तकरीबन 4 साल या पौने 4 साल, जितनी देर भी हुकूमत रही, वो उन्होंने मुल्क को मुस्तकिल बहरान में रखा और मईशत के इस्तेहकाम की तरफ कोई संजीदा काम नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान में
टेररिस्टों को, टीटीपी के टेररिस्टों को ला के फाटा के साबिक इलाकों में बिठा दिया गया। तीसरा काम ये किया कि मुस्तकिल तौर पर यानी एक तसादुम की कैफियत में रखा सियासी तौर पर मुल्क को। ये ऐसे ही। क्या था? आप मुल्क को मुआशी एतबार पे मुस्तहकम नहीं कर रहे और मुल्क में दहशतगर्द ला के बिठा रहे हैं, और आप सियासी तौर पर भी कोई सूरत हाल को मुस्तहकम नहीं होने दे रहे। क्या सबब था? मैं जहाँ तक समझा हूँ, इसका सबब एक ही था कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, और जिसका बार बार अपनी हुकूमत में भी ये कहते थे और अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद भी कहते थे कि ये श्रीलंका बन जाएगा वगैरह। डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश क्यों थी? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसकी दो वजूहात थी। एक, आप हमारा एटमी प्रोग्राम, और दूसरा हमारा आइन। वो इस मुल्क को आइन से भी महरूम करना चाहते थे, सदारती इंतखाब वगैरह के नाम से। तो उसके बाद अगर आप एक दफ़ा आइन को छेड़ देते तो फिर जो कोहराम मचता आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात, अगर इस मुल्क में खाना जंगी छिड़ जाती, जैसे कि दहशतगर्द लाए गए थे, तो उसके नतीजे में आपके यहाँ बैनुल अक़वामी फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस के बैनर तले आती है, कहते हैं कि इस मुल्क में खाना जंगी हो रही है, ये एटमी आर्सनल नहीं रख सकते, और आपका असासा किसी दूसरे के कब्जे में चले जाता। और आइन में क्या मामलात हैं आपको पता है कि अल्लाह की हाकमियत का भी मामला है, ख़त्म नबूवत की भी मामला है, और ये चीज़ें इनके एजेंडे में शामिल थी, इसराइल वगैरह का भी था। तो मकसद ये था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, उसके दिफा को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, और उसको अनगवर्नेबल बना दिया जाए आइन से महरूम करके। यानी कि ये तो और डॉक्टर इस साहब आप वजह फरमा से- रहे हैं कि जिस तरह वो कोई एजेंडे पर थे मुल्क दुश्मनी बिल्कुल के, थे। अब और ये मुझे एक जुमला कहने इन अदर दीजिएगा, वर्ड्स एक तो आप जुमला- बिल्कुल एक गद्दारी वाली बात और उनके लिए कर रहे हैं कि जिस मुझे तरह एक जुमला कंप्लीट करने दे। ये सूरत हाल थी, और इस वक्त भी जो कुछ वो कर रहे हैं ख्वाहिश यही है। तो इस पर अगर बेग साहब मौजूद हैं तो मेरे ख्याल में वो मुझसे ज़्यादा बाखबर होंगे, वो सही बात बता सकेंगे। बेग साहब, आपने किस वक्त में ये बात भांप ली थी कि ये तो कोई और एजेंडे पे हैं? आप भी एक वक्त में तो समझते थे ना कि एक बहुत अच्छे इंसान है और मुल्क के मसाइल का हल इन्हीं के पास है। फिर ये किस वक्त आपने भांप लिया था? इत्तेफाक करेंगे आप डॉक्टर साहब से कि इनके इरादे तो बड़े ख़तरनाक थे, ये तो किसी और के इशारों पर चल रहे थे और खुदा न खास्ता तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। नुकसान असलान साहब पहुंचा दिया था, वो तो अल्लाह की मेहरबानी है, ये उसी की कुदरत है कि आप आज आपका मुल्क बचा हुआ है। मुझे अंदाज़ा उस वक्त हुआ कि इसको रात को न्यूकॉन जो यहूदी लॉबी है अमेरिका में वेरी पावरफुल, उसके एक नुमाइंदा है ज़ल्मे खलीलज़ाद, उससे फौज नहीं मिलना चाह रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान आया और वो रात को इसको मिलता था। तो मैंने इसको कहा कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहें, ये क्या बात करता है 3-3 घंटे आपके पास। तो इसने कहा कोई खास बात नहीं। तो मैंने कहा आप रात को इसको क्यों बुलाते हैं? और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इकॉनमी जब इसकी हुकूमत आई तो जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी वो 5.8 पे ग्रोथ रेट छोड़ के गई थी। तो मैंने इसको कहा कि आप जो भी आपके एक्सपर्ट हैं, इसके 2-3 एक्सपर्ट थे, वो आप जानते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर बने, हालांकि वो 0+0 है, तो उसने 5.8 से आगे जाने की बजाय ये 3 साल में उसको -1.5 पे ले गए। अच्छा, इसके पीछे असलाम थोड़ा सा टाइम है तो मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में जो न्यूकॉन लॉबी है इजराइल बैक्ड है। अमेरिका में बहुत पावरफुल लोग हैं, ये ट्रम्प श्रम को भी वो हिलने नहीं देते। उनका देखें, उनका एक प्लान है मुस्लिम कंट्रीज के लिए। जो कंट्रीज पैसे वाइज बहुत रिच हैं लेकिन आर्मी उनकी नहीं है, वो अपने मुल्क को डिफेंड नहीं कर सकते। अमेरिका उनको इक्विपमेंट और प्लेन्स और सब कुछ बेचता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे किसी अलायंस वाले के खिलाफ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस रीजन में अलायंस अमेरिका का सिर्फ इजराइल है। तो अब देखिए कि इराक गया, लीबिया गया, ये सारे कंट्रीज उन्होंने उड़ा दिए। 3 कंट्रीज ऐसे थे जो मिलिट्री वाइज फतह नहीं किए जा सकते, वो है टर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है। इनकी उन्होंने इकोनॉमी 0 पे ले आए और उसमें इमरान खान ने बड़ा रोल अदा किया। खुदा जानता है कि मेरा कोई इससे जाती इख्तलाफ नहीं, उसको भी पता है, मुझे भी पता है। थोड़ी सी बात पे इख्तलाफ हुआ, मैंने कहा ये गले पड़ जाएगा, ये मुल्क तबाह हो जाएगा, मत करें।
ये जितनी बातें इन्होंने की हैं डॉक्टर साहब ने, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, ये क्या कर रहा था और किस Right. तरफ लेके जा रहा था। एंड गेम हमारी न्यूक्लियर ही थी। देखिए हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है, हमने जितनी मार खाई है वो इस न्यूक्लियर की वजह से खाई है। अब दिस इज द टाइम नाउ कि हमें अल्लाह ताला इसकी वजह से इज्जत भी मिली, और हम वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं जिसके पास ये कैपेबिलिटीज हैं, और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा हम पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक उम्मीद होंगे। इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी इसी नोट पे तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतना, एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने